हेलो स्टूडेंट्स, एसएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कल हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, हमने राष्ट्रपति से संबंधित कई बातों का अध्ययन स्टेप बाय स्टेप कई वीडियो में कर लिया था। आज उसी क्रम में राष्ट्रपति से संबंधित एक अगला टॉपिक यानी राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ, जिसमें पहली शक्ति आती है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ सरकार की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास होंगी। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार की तमाम शक्तियां जो होंगी वो राष्ट्रपति के पास होंगी। लेकिन अनुच्छेद 53 में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। तो मेरे हिसाब से यह बात यहीं स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को लेकर भारत का संविधान क्या कहता है। एक बात दोबारा देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश करें। हमारे देश का संविधान का आर्टिकल 53 यानी अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ सरकार की जो भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं संघ सरकार की यानी केंद्र सरकार की, वो सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। लेकिन इस आर्टिकल में आर्टिकल 53 के अंतर्गत यह भी स्पष्ट कहा गया है कि इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति स्वयं विवेक से इन शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ध्यान दें, मनोनीत नहीं करेगा, चयनित नहीं करेगा, निर्वाचित नहीं करेगा, अपितु नियुक्त करेगा। लेकिन नियुक्त किसे करें? प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री बनाया जाएगा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। ध्यान दें, यहां भी स्थिति, जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा
वही बनेगा प्रधानमंत्री और उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। अर्थात यहाँ भी अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास अपनी शक्ति नहीं है, अपितु जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब आपके सामने एक शब्द ये भी आता है कि ये बहुमत दल से क्या मतलब होता है। बहुमत दल, आइए चर्चा करते हैं इसकी विस्तार से, हम लौटेंगे जल्द इस टॉपिक पर। बहुमत दल लोकसभा में, जैसे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, आपको याद होना चाहिए, लोकसभा में टोटल मेंबर संख्या 545 है। इन 545 में से याद करें मनोनयन राष्ट्रपति करता है, और ये दो वो होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। शेष 543 जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इन 543 में यदि किसी दल के पास 272 सीटें आ जाती हैं तो वह दल बहुमत दल माना जाता है। ये जादुई आंकड़ा है 272 का। जिस दल के पास 272 सीटें हैं उसे माना जाएगा बहुमत दल, और उसी दल के नेता को बनाया जाता है प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि कभी ऐसा हो कि किसी भी दल को ये आंकड़ा ना मिल पाए, इतनी सीटें हासिल ना हो पाए, तो क्या किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक शब्द आता है, संविधान के निर्माता पहले ही दूरदर्शी थे, वो हर बात को जानते थे कि क्या हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी के पास किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन का निर्माण किया जाता है। 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, और यदि ऐसी भी स्थिति आ जाए कि गठबंधन भी ना हो पाए, कई दल आपस में गठबंधन करने के पक्ष में ना हो, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति स्वयं विवेक से किसी भी दल को सरकार बनाने का निमंत्रण देता है। यहाँ ध्यान दें, यहाँ है राष्ट्रपति के पास स्वयं विवेक शक्ति। यानी अगर सरकार, आप समझें बात को, लोकसभा में बहुमत दल का नेता ना मिल पाए, गठबंधन सरकार का निर्माण ना हो पाए, कोई भी दल किसी के साथ सहयोग करने के पक्ष में ना हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी बड़े दल को या किसी भी अन्य दल को जो राष्ट्रपति को लगता है ये स्वयं विवेकी मामला है राष्ट्रपति का, वह स्वयं विवेक से उस दल को सरकार बनाने का निमंत्रण देता है। एक ऐसा ही उदाहरण कर्नाटक का आपको याद होगा। कर्नाटक के अंतर्गत भी सरकार बनने में काफ़ी नाटक हुआ था। वो स्थिति यही थी कि कर्नाटक के अंतर्गत बहुमत दल का नेता नहीं मिल पाया। हालांकि वहाँ प्रधानमंत्री नहीं था, वहाँ मुख्यमंत्री था, लेकिन बात वही है, जो स्थिति प्रधानमंत्री की है वही स्थिति मुख्यमंत्री की भी है। तो जो कर्नाटक में नाटक हुए थे सरकार नहीं बन पाने के, सरकार के गठबंधन के,
खुद राज्यपाल को कई बार निमंत्रण देना पड़ा सरकार बनाने के लिए। उसी स्थिति में यहाँ पर भी यही भूमिकाएं अपनाई जाती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के अनुसार सरकार की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में होंगी और उनका उपयोग वे अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। साथ ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है, हमारे संविधान में राष्ट्रपति जो शपथ दिलाते हैं वो मंत्रियों की शपथ दिलाई जाती है, मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री पद की कोई शपथ नहीं ली जाती है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वह मंत्री था, इसलिए शपथ भी जो ली जाएगी वो मंत्री पद की ली जाएगी, ना कि प्रधानमंत्री पद की। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, लेकिन ये शपथ जो ली जाती है वो मंत्री पद की ही ली जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन ध्यान धरने योग्य बात यह है कि जिन मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री ने कह दिया, राष्ट्रपति को उनकी नियुक्ति करनी होगी। राष्ट्रपति के पास यहाँ कोई अधिकार नहीं है। यहाँ सारा निर्णय जो लिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है। प्रधानमंत्री जिस सांसद को मंत्री बनाना चाहते हैं उन सांसदों पर सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा मोहर लगाई जाती है। तो यहाँ भी राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं, लेकिन नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाते हैं। संविधान का आर्टिकल 77 इस बात को स्पष्ट कहता है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ध्यान दीजिए, कार्य करती है कार्यपालिका। कार्यपालिका का सर्वोच्च राष्ट्रपति है, लेकिन यह राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का सर्वोच्च होता है। जितने भी कार्य करते हैं हमारे देश के अंतर्गत वो मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं, प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्रियों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन ये जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नाम होगा राष्ट्रपति का, सारे हस्ताक्षर जो होंगे राष्ट्रपति के होंगे, लेकिन हर कार्य पर, समस्त कार्यों पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति मजबूर है, प्रतिबद्ध है। कार्य प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन नाम से जो जारी होंगे वो राष्ट्रपति को होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का सर्वे सर्वा है। जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। इसी के साथ जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति के नाम से होगा।
लेकिन ये बंटवारा राष्ट्रपति नहीं करेगा, ये बंटवारा प्रधानमंत्री करेगा। अर्थात किसे रक्षा मंत्री बनाया जाना है, किसे गृह मंत्री बनाया जाना है, किसे विदेश मंत्री बनाया जाना है, ये समस्त निर्णय लेने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन नाम जो होगा वो राष्ट्रपति का होगा। तो यहाँ भी राष्ट्रपति के पास कोई स्वयं विवेकी शक्ति नहीं है। शासन संबंधी नियम, शासन संबंधी नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए हमारे देश की स्थितियों को, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, पूरी सेना की कमान इसके हाथों में है, लेकिन राष्ट्रपति सेना के किसी भी सैनिक को आदेश नहीं दे सकता, वह सेना का उपयोग नहीं कर सकता, संसद की स्वीकृति मिले बिना, संसद की अनुमति के बिना वह सेना को आदेश नहीं दे सकता। तो यहाँ भी राष्ट्रपति प्रतिबंधित है। सर्वोच्च सेनापति है, नाम इससे ही होगा, कार्य सारे इसके नाम से होंगे, लेकिन ये स्वयं कोई भी आदेश नहीं दे सकता जब तक संसद उसे ऐसा करने के लिए अनुमति ना दे। इसके अतिरिक्त कोई भी विधेयक अर्थात कानून का यदि निर्माण करना है तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। अब यहाँ भी ज़रा देखिए कानून का निर्माण जो किस तरीके से होता है, थोड़ा विस्तार से चलें। हमारे देश की संसद के दो भाग हैं, दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कानून जो बनते हैं वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं। कोई भी प्रस्ताव सपोज कीजिए सबसे पहले लोकसभा में पारित हो गया है, यहाँ पारित होने के बाद वह राज्यसभा में जाएगा और यहाँ भी प्रस्ताव यदि पारित हो गया तो वह राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब इस जगह राष्ट्रपति मजबूर है, प्रतिबंधित है, उसे इन प्रस्तावों पर अपने हस्ताक्षर करने ही करने होंगे। राष्ट्रपति इन्हें सलाह दे सकता है, विधेयक को कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन अंतिम रूप से राष्ट्रपति मजबूर है, उसे इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही करने होंगे। तो विधेयक बनाने में भी राष्ट्रपति की भूमिका है, लेकिन वो भी सिर्फ नाम मात्र की। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 मेंबर और राज्यसभा में 12 मेंबरों की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त यदि कभी संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, यदि कभी संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो यानी बैठक नहीं हो रही हो और देश को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है, कानून का निर्माण कर सकता है, लेकिन यह अध्यादेश सिर्फ और सिर्फ अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक ही लागू रहते हैं। यानी जल्द से जल्द लोकसभा की बैठक बुलानी होगी और जल्द से जल्द उस आदेश पर मंत्रणा करनी होगी। यदि संसद उस आदेश को मंजूरी दे देगी तो वह कानून बन जाएगा, और अगर संसद उस आदेश को मंजूरी नहीं देती है तो ये आदेश
समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि यदि कभी संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है, स्थगित कर सकता है या उस सजा को बदल भी सकता है। यहाँ राष्ट्रपति स्वविवेकी रूप से कार्य करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को दी गई सजा को या तो माफ़ कर सकता है, उसे कुछ समय के लिए टाल सकता है, या हो सकता है उसकी सज़ा को कम कर दे या सज़ा को परिवर्तित भी कर सकता है। तो यहाँ राष्ट्रपति के पास कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों की हमने आज चर्चा की। उम्मीद करता हूँ इन अधिकारों के बारे में, इन शक्तियों के बारे में आपको सामान्य जानकारी हासिल हुई होगी। इस वीडियो में हम ज़्यादा विस्तार से नहीं गए, काफ़ी विस्तारित शक्तियाँ हैं, काफ़ी समय लग सकता था, इसीलिए मैंने आपको संक्षिप्त रूप से इसे समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ संक्षिप्त रूप से प्राप्त ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। शेष जानकारी के लिए देखते रहिए आपके एसएस की ऑनलाइन क्लासेस, और उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान आप सेफ रहकर अपने घर में तैयारी कर रहे होंगे। धन्यवाद।